नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना झा। 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे भारत के अंतरिक्ष में एक और विजय पताका की। अब से थोड़ी ही देर में भारत अंतरिक्ष में एक और विजय पताका फहराने वाला है। मोदी की ऐसी स्पेस डिप्लोमेसी जिसके आगे चीन और पाकिस्तान हार जाएगा। ये तस्वीरें उसी की हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीहरिकोटा से साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्च हो गया है और ये लॉन्च के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस क्षण को टेलीविजन स्क्रीन पर भी जो दर्शक देख रहे होंगे जाहिर तौर पर गौरवान्वित हो रहे होंगे, गौरवान्वित उन्हें महसूस हो रहा होगा। साउथ एशिया के लिए ये ऐतिहासिक पल, भारत की तरफ से अंतरिक्ष में एक और विजय पताका। चीन और पाकिस्तान भारत की इस विजय पताका में हार जाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तस्वीरें भी देखिए और हमारी बात भी सुनिए। क्योंकि इसरो GSAT-9 का प्रक्षेपण करने वाला है और ऐसे सैटेलाइट है ये जिसमें पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान को छोड़कर भारत बाकी सभी सार्क देशों को एक तोहफा देने जा रहा है, जो सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि 6 सार्क देशों को संपर्क का बढ़ावा देगा। पाकिस्तान को ये करारा जवाब भी होगा। पिछले दिनों आपने सुना पाकिस्तान को क्या करारा जवाब मिलेगा, उस क्रम में इसे भी जोड़कर देखा जा सकता है। तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए। श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित ये सैटेलाइट पाकिस्तान को छोड़कर सार्क देशों को भारत का ये तोहफा है। GSAT-9 के प्रक्षेपण से दक्षिण एशियाई देशों को फायदा होगा। तो दक्षिण एशिया के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है। इसरो का GSAT-9 जो कि लॉन्च हो चुका है, आधुनिक तकनीकों से ये लैस है। गौहर रजा वैज्ञानिक इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। गौहर जी, वाकई ये दक्षिण एशिया के लिए एक ऐतिहासिक पल है, गौरवान्वित करने वाला पल है। हमारे देश का और इसरो के साइंटिस्ट का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारी दोस्ती, मैत्री और पूरे इस रीजन में हमारी साख, इन सारी चीजों के लिए ये एक ऐतिहासिक पल जरूर है। मैं ये समझता हूं कि जो हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर रीजन में हमारी साख, इन सारी चीजों के लिए ये एक ऐतिहासिक पल जरूर है। मैं ये समझता हूं कि जो हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट इस वक्त, वो सैटेलाइट जो है वो हमें मालूम है कि हम उस टेक्नोलॉजी को जानते हैं। हमें ये मालूम है कि हम बहुत आसानी से, अब इतना कॉन्फिडेंस है कि उसका प्रक्षेपण कर सकते हैं। हमें ये भी मालूम है कि वो बिल्कुल ठीक से काम करेगा। लेकिन जब हम कोई साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इतना कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल कोई मिशन लेते हैं, तो उसमें हजारों ऐसी चीजें होती हैं जिनका खतरा लगा रहता है। ये कॉन्फिडेंस के साथ पूरे दक्षिण एशिया को हम इससे जोड़ेंगे, आपस में हमारी मैत्री बढ़ेगी। और मैं समझता हूं कि आसमानों में अगर मैत्री बढ़ती है तो हम ये सब दुआ कर सकते हैं कि धरती पर भी हमारी मैत्री और बढ़ेगी। जाहिर तौर पर इसे बिल्कुल एक पॉजिटिव न्यूज की तरह, एक मैत्री की तरह देख रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में अशोक सज्जनहार भी मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ इंडिया है। अशोक जी, इस क्षण को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत ही खुशी से देख रहा हूं, बहुत ही हर्ष और उल्लास की भावना है भारत के लिए तो यकीनन, क्योंकि बहुत ही ये खुशी का मौका है। हमारा टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है। अभी कुछ महीने पहले हमने और भी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन किया था, जब 104 सैटेलाइट्स को एक साथ हमने स्पेस में लॉन्च किया था। वो और किसी देश अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो इसीलिए जो हमने अपनी प्रोग्रेस, अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अपनी अचीवमेंट, अपनी अकम्पलिशमेंट, सभी कुछ हमने उससे दर्शाया था।
और इससे तो इसका तो जो एक संदेश है जो हमारे दक्षिण एशिया में जाएगा और पूरी दुनिया में जाएगा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भारत जो इतनी आगे बढ़ रहा है, इतना विकास हो रहा है, इसकी आर्थिक विकास हो रहा है, तो वो चाहता है जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उस सब का फायदा उन देशों को भी पहुंचे। वही आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत में 26 मई को उन्होंने अपना वो इनॉग्रल सेरेमनी हुआ था, उसके बाद भूटान गए, नेपाल गए, सब जगह जो उनका संदेश था, या चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ में सितंबर 2014 में भी जब वो गए तो उनका संदेश यही था, जो भारत सबसे तेजी से विकसित होता हुआ देश है आज, और हम चाहते हैं जो हमारे विकास से हमारे आसपास के जो देश हैं, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उनको भी इसका फायदा पहुंचे। और तभी उन्होंने ये एक लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान को इससे दूर रखा गया है। देखिए, पाकिस्तान का मैं आपको बताऊं, ये क्योंकि पहले इसका नाम हो रहा था सार्क सैटेलाइट, परंतु ये सार्क सैटेलाइट नहीं होकर साउथ एशिया सैटेलाइट बना, क्योंकि पाकिस्तान ने स्वयं ये कहा जो वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि उनके पास अपना अंतरिक्ष प्रोग्राम है। अब देखिए, अगर सार्क की हम हिस्ट्री देखें, इतिहास देखें, 1985 में वो बना, हर मौके पर पाकिस्तान उसके सामने रोड़े अटकाता है, अटकलें बनाता है, जिससे कि वो आगे अग्रसर ना हो, प्रगति न कर पाए, क्योंकि वो समझता है जो अगर वो प्रगति करेगा तो इससे भारत का रुतबा ज्यादा बढ़ेगा। तो इसके सामने भी उन्होंने रोड़े अटकाने की कोशिश की, परंतु हमने जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो अगर आपने इसका हिस्सा नहीं बनना, आप मत बनिए, हम और जो 6 देश हैं उनको साथ लेकर हम आगे चलेंगे। और वही हमने किया। अशोक जी आपके पास लौटेंगे, गौहर रजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर जी, इतना खर्च हमने किया है, प्रक्षेपण इस वक्त हो चुका है, दक्षिण एशियाई देशों को इससे क्या क्या लाभ मिलेगा, किस तरीके से कम्युनिकेशन और डेवलप होगा? देखिए, ऐसा है कि एक लाभ तो सीधा मैत्री बढ़ाने का लाभ जिसकी बात हो रही है लगातार, वो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ हमें बहुत सारे लाभ भी होंगे और दूसरे देशों को भी होंगे जो हमारे पड़ोसी हैं। पहले लाभ की अगर बात करें तो सारे इन देशों के पास अब ट्रांसपॉन्डर हो सकते हैं जो उनको ऑफर करेंगे लगातार। उन देशों के पास जो क्षमता थी अब तक किसी आपदा से डील करने की, वो एकदम से बढ़ जाएगी। और हमारी क्षमता, क्योंकि आपदा जितनी भी होती हैं और खासतौर से प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, वो किसी देश की बाउंड्री कहां से हमने तार खींचे हैं, इन सब चीजों को नहीं जानती। जब भूकंप आता है, जब सुनामी आती है, तो ये सारी बाउंड्रीज को तोड़ करके आती है, सीमाओं को तोड़ करके आती है। तो इससे हमको भी फायदा होगा कि हम पूरे इस रीजन पे नजर रख पाएंगे और पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हम बना सकते हैं जो हमारे देश में भी स्टैब्लिश हो गया है और देशों में भी हम स्टैब्लिश करने में उनको मदद कर सकते हैं। इसमें ग्राउंड स्टेशन अगर दूसरे देशों में बनते हैं तो उनके यहाँ क्षमता बढ़ेगी अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क को बढ़ाने के लिए। अपने लेवल के ऊपर टेलीमेट्री कर सकते हैं, टेली हेल्थ की सुविधाएं बढ़ सकती हैं। ये सारी चीजें इस पूरे रीजन में बढ़ने की संभावना है जब हम बात करते हैं। लेकिन ये क्षमता हमारे पास मौजूद है, थी, और हम ये साबित कर रहे हैं एक बार फिर। तो मुझे सब वो लोग याद आते हैं जिन लोगों ने इसरो के बनाने में उनका विजन था, उनकी सोच थी, जो ऐसा देश जहां पर भुखमरी थी, लाचारी थी, अनपढ़ थे लोग, वहां पर भाभा जैसे, भटनागर, सर सीवी रमन जैसे लोगों ने उस वक्त ये सोचना शुरू किया कि हमें आज अगर 60-70 साल बाद खड़ा होना है अपने पैरों पर, तो फिर हमें ये साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ानी पड़ेगी और उसकी तरफ कदम बढ़ाने पड़ेंगे। और हम हर बार बहुत खुश होते हैं इस बात को सोचकर या लेकर के हमारे साइंटिस्ट ने, हमारी टेक्नोलॉजीज ने एक नया कदम रखा। मैं इसको एक नए कदम की तरह से ही देख रहा हूं, इसलिए कि ये अब हम दूसरों को भी वो सुविधाएं पहुंचा सकते हैं जो अभी तक हम अपने को पहुंचाते रहे हैं। मतलब अब हम लीड कर सकते हैं। हालांकि दूसरे देशों पर हमने प्रक्षेपण जरूर किए हैं जिससे हमारी साख दुनिया में बहुत बड़ी है।
जी, इसका मतलब यही है गौहर साहब कि हम अब लीड कर सकते हैं साउथ एशिया में, क्योंकि एक तरफ जहां चीन का रास्ता भी यहाँ पर हमने थोड़ा सा रोकने की कोशिश की, उसके असर को थोड़ा सा कम करने की मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं उस नजर से देखता हूँ कि सारे देशों में, सारी दुनिया में मैत्री होनी चाहिए। इसमें हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम दूसरों को लीड करेंगे या हम दूसरों को धमकी दे सकते हैं, हम दूसरों से आगे बढ़ गए वगैरह। हमें सबको साथ, पूरी मानवता को साथ बढ़ना पड़ेगा इन सारी चीजों को लेकर के। ठीक है, तो यही सवाल अशोक जी से मैं कर लेती हूँ। अशोक जी, चीन के बढ़ते असर को दक्षिण एशिया में हमने यहाँ पर अपने इस प्रक्षेपण के बाद रोकने की कोशिश एक तरह से की है। आपको क्या लगता है अब हम एज अ लीडर दक्षिण एशिया में आगे हैं, अग्रसर हैं इस ओर? देखिए, जो प्रधानमंत्री ने कहा है, इसके एक चीज जो बिल्कुल साबित होती है वो है सबका साथ सबका विकास। हम सबके साथ मिलकर चलना चाहते हैं और सबका विकास चाहते हैं, तो इससे बिल्कुल हम आगे निकल पाएंगे। परंतु जो आपने प्रश्न किया, जो आपने टिप्पणी दी है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि देखिए बात ऐसी है, जब हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, क्योंकि साइंस की बात अलग है, ठीक है, साइंस को डेवलप होना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए, सभी देशों को करना चाहिए, क्योंकि ये मानवता के फायदे के लिए है। जो कुछ भी आप करेंगे मानवता के लिए, फायदे के लिए है। परंतु अगर हम जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो हमारे चारों तरफ जो चीन अपना फुटप्रिंट ज्यादा बनाने की कोशिश कर रहा है, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे नेपाल में हो, भूटान में उसकी दाल नहीं गल रही है, क्योंकि भूटान के साथ तो उसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस ही नहीं है, वो रिकॉग्निशन ही अभी नहीं हुआ है जो इन दोनों देशों के बीच में। श्रीलंका में हो, पाकिस्तान में हो, मालदीव में हो, हर जगह वो अपना प्रभाव वहां पर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और इस वजह से ये जो हमने, अब इसको मैं कहूंगा, जो हमारी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है, जो हमने सॉफ्ट पावर से हम इसको रीच आउट कर रहे हैं, और इसका जो फायदा है वो हर इन देशों के लोगों को बिल्कुल मिलेगा। जो उन्होंने बताया, बिल्कुल ठीक बताया गौहर साहब ने, जो ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अच्छा होगा, टेलीकम्युनिकेशन के लिए अच्छा होगा, एंटरटेनमेंट होगा, टीवी प्रोग्राम्स होंगे, टेलीमेडिसिन होगी, टेली हेल्थ होगा, परंतु इसके अलावा और भी है, टेली एजुकेशन होगी, उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको मैप करना, जिसके जो हम अपनी रिमोट सेंसिंग से करते रहे हैं, अपनी सैटेलाइट्स की, तो ये देश भी कर पाएंगे, जो कहां किस जगह पानी कैसा है, कितना है, कहां पर ज्यादा मछली है जिसके आप उसका वहां पर जा सकते हैं, और हमारे फिशरमैन वहां जा सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो कि बिल्कुल उन सब आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाएंगी, अच्छा करेंगी। तो इसीलिए मेरे विचार से एक तो ये कदम उस तरफ है। सीधा सा एक लाइन में अगर हम इसे कहना चाहें तो इसका सबसे अच्छा असर ये होगा कि जो रिमोट एरियाज हैं या फिर जो ऐसे देश हैं जो कि डेवलपिंग की कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो डेवलपिंग की कैटेगरी में आ जाएंगे। जो डेवलपिंग है उनकी स्पीड डेवलपमेंट की बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। जो इसके फायदे बहुत हैं, ये तो हम देखते हैं, जो जब रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट में कितने लाभ हैं, कितने बेहतरियां हैं, और इसका जितना हम इस्तेमाल किया जाए वो उसका ज्यादा लोगों को तक पहुंचेगा। परंतु अगर आप मुझे इजाजत दें, दो चीजें मैं इसके बारे में और कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए, जब भारत का हमेशा से ये माना समझा गया है, जो भारत और देशों के साथ जब भी अपने संबंध बढ़ाना चाहता है तो उनको प्रॉमिस बहुत कर देता है, जो हम आपके लिए ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, परंतु जब वापस आ जाते हैं हमारे नेता उन देशों से तो उसके बारे में भूल जाते हैं। हमारी डिलीवरी सिस्टम्स बड़े वीक हैं, बड़े पुअर हैं। जो प्रॉमिसेस आर हाई बट डिलीवरीज आर वेरी लेस कंपेयर टू दैट। यहां पर भारत ने ये बता दिया है, जो हम कहते हैं वो पूरा करके दिखाएंगे, और ये मेरे ख्याल से इस कदम की बहुत ही विशिष्ट उपलब्धि है। जी, गौहर रजा के पास चलते हैं। गौहर जी, अब ये जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं प्रक्षेपण की, ये देखकर भी अभी तक बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। आप ये माने या ना माने, हम तो ये मान रहे हैं कि भारत दक्षिण एशिया में लीड कर रहा है, और जहां तक मदद पहुंचानी चाहिए, जिन देशों को अपने साथ लेकर चलना चाहिए, उसमें वो लीड कर रहा है, उनकी मदद भी कर रहा है। जैसा कि अभी अशोक जी ने कहा कि जो भारत ने कहा, जो प्रधानमंत्री ने कहा, उसे उन्होंने प्रूव करके पूरा करके भी दिखा दिया है। जी 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 कहिए। मैं ये समझता हूं कि सिर्फ दक्षिण एशिया में लीड नहीं कर रहा है, आज हम दुनिया के सारे देशों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। हम कम से कम, जहां तक इसरो का सवाल है,
ये स्पेस साइंसेस का सवाल है, उसमें हम दुनिया में अब किसी से पीछे नहीं है। लेकिन ये बात मैं जो आपसे कहना चाह रहा था और दर्शकों से जो कहना चाहता हूं, ये लड़ाई या कोई जंग नहीं है, ये मानवता को आगे ले जाने की बात है। जब हम प्रक्षेपण करें या हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ें या हम किसी और साइंस के एरिया में आगे बढ़ें, तो हर नागरिक का सर फख्र से ऊंचा होता है। जब हम समाज में ऐसी चीजें करते हैं जिनसे सर नीचा होने के चांसेस होते हैं, तो फिर हमें शर्म आती है। आज हमारा फख्र से सर ऊंचा इसलिए है कि हम दूसरे देशों के साथ कह रहे हैं कि आओ हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हो। यही स्पिरिट पंचशील के जमाने में रही है, यही स्पीच पगवाश के जमाने में रही है। जब हमने कहा कि दुनिया से न्यूक्लियर अस्त्र खत्म होने चाहिए, तब भी यही स्पिरिट थी। ये हमारे देश में बहुत स्ट्रांग ये विल रही है जी, एक बहुत स्ट्रांग चाह रही है कि हम दुनिया में मैत्री, अहिंसा, जंग के खिलाफ खड़े हों। और इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? बिल्कुल सही। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट ही तो खड़े होकर मदद करेंगे। गौर जी, जो दर्शक इस वक्त हम लोगों को देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, इम्पोर्टेंट कदम है जी, जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पर आकर बताइए कि इससे क्या क्या फायदे सैटेलाइट के लॉन्च से, इसके उपयोग से क्या क्या फायदे ग्राउंड लेवल पर हो सकते हैं? देखिए, हमारा प्रोग्राम जो रहा है इसरो का, खासतौर से शुरुआत से ही, बिल्कुल ये उस जमाने की बात कर रहा हूं जब हम उड़ा भी नहीं पाते थे, तब भी भाभा और बाकी जो हमारे लीडिंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि हमारा प्रोग्राम जो है वो अमन चैन का प्रोग्राम है। और इस अमन चैन के प्रोग्राम में एक अद्भुत बात हुई दुनिया में कि बाकी दुनिया के सारे देशों में जो प्रोग्राम्स रहे हैं वो सारे के सारे मिलिट्री एप्लीकेशन से निकले हुए प्रोग्राम रहे हैं। सिर्फ एक देश है दुनिया में, यानी हमारा देश है, जहां पर सिविलियन प्रोग्राम से, यानी नागरिकों के प्रोग्राम से हम वापस गए हैं मिलिट्री तक। हमारी शुरुआत मिलिट्री से नहीं होती, हमारी शुरुआत होती है नागरिकों के प्रोग्राम से। और ये एक अद्भुत बात है जो आज तक चली आ रही है। इसलिए ये जो सैटेलाइट है, हमारे शुरू के सैटेलाइट को भी ले लें और आज का सैटेलाइट भी ले लें, तो ये सैटेलाइट पीस के सैटेलाइट हैं, कम्युनिकेशन के सैटेलाइट हैं, जिनसे कि आम नागरिक तक फायदा पहुंच सके। जिसका मतलब ये हुआ कि हम आपदाओं के खिलाफ लड़ने में आम नागरिक को सक्षम कर सकें। हम अगर कहीं पानी बहुत बढ़ रहा है, पानी सूख रहा है, कहीं सैलाब आ रहा है, कहीं हमारी फसलें खराब हो रही हैं, या आपस की कम्युनिकेशन, टेलीफोनी है, टेलीविजन है, या फिर नॉलेज को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए, जैसे शुरुआत के पीरियड में साइट प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम था जो गांव-गांव में जागरूकता फैलाने का प्रोग्राम। हमने इन प्रोग्राम से शुरू किया और आज यही तोहफा हम दूसरे देशों को दे रहे हैं, अपने पड़ोसियों को। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है जी। अशोक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे जो बातें इन्होंने कही हैं? जी नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, पूरी सहमत हूँ। जो ये हमारा हमेशा से मैत्रीपूर्ण प्रोग्राम रहा है, और चाहे हम न्यूक्लियर एनर्जी का भी देखें, वो भी हमारा बिल्कुल ही पीसफुल प्रोग्राम रहा है। और हमने हमेशा यही चाहा है जो न्यूक्लियर वेपन्स जो पूरे दुनिया भर में हैं वो सब खत्म हो जाएं। और इसमें भी हमने अभी शांति का और इससे कैसे फायदा हो सकता है, परंतु पहले अभी जो किया है रिमोट सेंसिंग से और टेलीमेडिसिन, हमने जो अफ्रीका के देशों को, कितने देशों को हमने इसका फायदा पहुंचाया है हमारे यहाँ से। क्योंकि जो आपने स्वयं पहले कहा था, जो जहां पर आबादी कम है, बहुत दूर दूर देश हैं, वहां पर टेलीमेडिसिन का हम बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। क्योंकि वहां पर लोगों को क्या दवाई होनी चाहिए, कैसे उनका इलाज होना चाहिए, ये हम पहले से ही करते रहे हैं। इंटरनेशनली भारत की साख इस सैटेलाइट लॉन्च के बाद पूरी दुनिया में काफी बढ़ जाएगी। जी, बहुत बढ़ेगी। और एक मैं और अगर इसके बारे में कहना चाहूं, पहले तो मैंने ये कह दिया जो हमने इसको समय पर इसको
पूरा करके एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है अपने नेबरहुड को और अपने जो भी हमारे साथी देश हैं, चाहे अफ्रीका में या और जगह। दूसरी चीज जो मैं बताऊं, देखिए सार्क के बारे में हम बात कर रहे थे। सार्क को 32 साल हो गए हैं, परंतु इन 32 सालों में जब भी सार्क ने प्रयास किया है आगे बढ़ने का, हमेशा पाकिस्तान ने इसके सामने रोड़े अटकाए हैं। जो 2014 नवंबर में जब काठमांडू में हुआ था, वहां पर भी 2 ऐसी एग्रीमेंट थी, एक मोटर वेहिकुलर, एक पावर शेयरिंग, दोनों के सामने सभी देश राजी हो गए थे, पाकिस्तान ने। अब इसके साथ हमने एक और जो संदेश दिया है, जो अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा तो पूरे सार्क देश बिना पाकिस्तान के मिले हुए आगे जाने के लिए तैयार है। भारत के साथ मिलकर वो आगे प्रगति करने के लिए तैयार है। वक्त की यहाँ पर थोड़ी सी कमी है। अशोक जी आपका बहुत शुक्रिया। गौहर रजा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया 5 की पंचायत में आने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। चलिए इसी के साथ 5 की पंचायत में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए News 24।